मुंबई इंडियंस 5 टाइम आईपीएल चैंपियन रोहित शर्मा टैटू इसलिए नहीं बनवाता क्योंकि उनको लगता है इनकी बॉडी में जगह कम पड़ेगा, क्योंकि इस साल और एक ट्रॉफी आने वाला है और आ भी सकता है। टीम ही ऐसा है। मुंबई की प्लेइंग 11 में इंडिया की T20 टीम से 4 स्टार प्लेयर है। हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह। और इस प्लेइंग 11 में कितने सारे कैप्टन है? रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह जो टेस्ट कैप्टन है इंडियन टीम का, फिर मिचेल सेंटर जो न्यूजीलैंड की कैप्टन है। आप सोचो, दिस इज सम सीरियस टैलेंट। मतलब लीडरशिप क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। कुछ टफ डिसीजन लेना होगा तो रोहित शर्मा ने कहेगा कि मेरा सुन, क्योंकि मैं अभी भी 2 आईसीसी ट्रॉफी जीत का हूं 8 महीने में। सूर्या बोलेगा लेकिन T20 है, कैप्टन तो मैं हूं। फिर जसप्रीत बुमराह लेगा, जसप्रीत बुमराह आगे बोलेगा तुम लोग डिसीजन ले लो, मैं बाहर जाता हूं, मेरे बिना जीत के दिखाओ। मिचेल सेंटर आगे कुछ बोलेगा तो कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि अभी अभी हार के आए। बट जोक सेपट, हार्दिक का काम बहुत आसान हो जाएगा। ये जो कैप्टेंसी स्किल है ना इनके पास, वो लोग हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को लीड कर सकते हैं। रोहित शर्मा बैटिंग टीम को लीड कर सकते हैं कि इस पिच पे ऐसा बैट करना है, बॉल रुक के आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मिचेल सेंटर स्पिन अटैक को लीड कर सकता है कि क्या लाइन क्या लेंथ पकड़ के बॉल डालना है, कौन सा पेस से बॉल डालना है। जसप्रीत बुमराह पेस अटैक को लीड कर सकता है। फिर हार्दिक पांड्या है जो ओवरऑल फिगर आउट करेगा क्या चाहिए क्या नहीं। मतलब हार्दिक पांड्या को बहुत आसान हो जाएगा, हार्दिक पांड्या का काम कि सब कोई है उसको गाइड करने के लिए। अगर मैं इस टीम का वीकनेस देखने जाऊं, मुझे मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए होगा वीकनेस ढूंढने के लिए। कुछ वीकनेस है ही नहीं। अगर एक बार उनकी प्लेइंग 11 देख लो, आपको सच में डर लगेगा। रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे विल जैक्स, नंबर 3 पे तिलक वर्मा, 4 पे सूर्य कुमार यादव, 5 पे नमन धीर, 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे रॉबिन मीन्स, 8 पे मिचेल सेंटर, 9 पे दीपक चाहर, 10 पे बुमराह, 11 पे ट्रेंट बोल्ट और 12 पे मुजीब होगा। अगर आपको एक स्पिन ऑप्शन चाहिए, अगर आपको कभी एक फिनिशर चाहिए तो बेवन जेकब्स हो सकता है। सच में अगर इस बैटिंग लेना चल गया ना, तो बॉलर्स को जन्नम दिख जाएगा। अनबिलीवेबल। मुजीब को मैंने इसलिए रखा क्योंकि एक क्वालिटी स्पिनर से शायद काम नहीं चलेगा, आपको 2 क्वालिटी स्पिनर्स चाहिए। उनके पास ओरिजिनल स्क्वाड पे पहले अल्लाह गजनफर था, अफगानिस्तान का ही, वो इंजर्ड हो गया तो मुजीब उसको रिप्लेस करने आया है। अल्लाह गजनफर का इंजरी बहुत ही मतलब सैड न्यूज है। एक जो टैलेंट जो देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था इस आईपीएल में, वो था अल्लाह गजनफर। मतलब शानदार टैलेंट है, लेकिन क्या है ना, जब तक बड़े स्टेज पे कोई आपको दिखता नहीं है ना, वो टैलेंट का रिकॉग्निशन या फिर वैल्यू नहीं मिलता। पहले तो उसका चैंपियंस ट्रॉफी मिस हो गया, अभी आईपीएल मिस हो गया, जो बहुत ही सैड न्यूज है। खैर मुजीब उसका जगह प्ले करेगा। मैंने ओपनिंग पे विल जैक्स को रखा है। बहुत लोग कहेंगे कि रायन रिकल्टन क्यों नहीं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो भी डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, करंट फॉर्म अच्छा है, टैलेंटेड है, सब कुछ सही है। रायन रिकल्टन का शायद अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट मैच पे एक 259 का इनिंग्स आया था, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में एक सेंचुरी आया था पहले मैच पे। लेकिन वो पिचेस कैसे थे वो आपको देखना पड़ेगा। जहां पे साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का टेस्ट मैच था, जहां पे रायन रिकल्टन ने 259 बनाया, वो बहुत ही फ्लैट पिच था। उधर साउथ अफ्रीका का स्कोर था 615 और वो आया था पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट। मुझे कुछ बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर जो चैंपियंस ट्रॉफी में सेंचुरी आया अफगानिस्तान की बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट, और वो भी कराची वाले ग्राउंड पे जहां पे पिच बहुत ही फ्लैट था। तो फ्लैट पिच पे ज्यादा बेटर खेलता है रायन रिकल्टन। ऊपर से जो 4 T20 आइज अभी हुआ था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका में अभी रिसेंटली, रायन रिकल्टन का परफॉर्मेंस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। इसलिए मैंने विल जैक्स को चूज किया। एक तो आईपीएल खेलने का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, पिछले साल आरसीबी के लिए अच्छा किया था। दूसरा दुनिया भर का T20 लीग खेलता है, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस ज्यादा है। हालांकि वो भी अभी इंग्लैंड की टीम से ड्रॉप हो चुका है, फिर भी विल जैक्स मुझे वो कॉन्फिडेंस देता है कि अच्छा करेगा। तो शुरू में शायद विल जैक्स ही स्टार्ट करेगा। देयर इज वन मोर थिंग कि विल जैक्स मुझे अगर किसी ग्राउंड पे थोड़ा एक्स्ट्रा स्पिन मिल रहा है, बॉल थोड़ा एक्स्ट्रा ग्रिप हो रहा है, विल जैक्स मुझे 2-3 ओवर्स ऑफ स्पिन के भी दे सकता है। तो वो भी एक एडवांटेज है मेरे लिए, इसलिए मैंने विल जैक्स को रखा है। अगर शुरू के 2-3 मैच के बाद विल जैक्स अच्छा नहीं करते तो फिर शायद रायन रिकल्टन आ सकता है, जो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं इनकी पावर प्ले बैटिंग को देखूं, पावर प्ले उनके लिए बैटिंग करेगा रोहित शर्मा, विल जैक्स, 1 विकेट गया तो तिलक वर्मा, 2 विकेट गया तो सूर्य कुमार यादव। आप एक बार देखो क्या बैटिंग लाइनअप है इनका। मैं इनके पावर प्ले बैटिंग को 8.5 देना चाहूंगा आउट ऑफ 10। अगर ये चारों फॉर्म में रह गया, सच में कह रहा हूं, बॉलर्स को जन्नम दिख जाएगा। अगर चारों का फॉर्म पिक कर गया ना, इस इट विल बी टेरिबल फॉर बॉलर्स। इतना मार खाएगा, इतना मार खाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। कुछ डिस्ट्रक्टिव पावर है चारों के पास, चार मार मार के खेलेगा। सबका स्ट्राइक रेट, तिलक वर्मा स्ट्राइक रेट इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 प्लस है फॉर श्योर। सूर्य का 150 प्लस है। रोहित शर्मा हालांकि स्ट्राइक रेट 134-35 के पास आसपास होगा, लेकिन वो अभी किस फॉर्म में बैटिंग करते, किस स्ट्राइक रेट हमें पता है। विल जैक्स भी हार्ड हिटर है, ठीक है।
फिर भी मैंने 8.5 दिया है इनको। 1.5 मार्क मैंने इसलिए काटा है, फर्स्ट रीजन ये है कि रोहित शर्मा का आईपीएल परफॉर्मेंस जैसे रोहित शर्मा इंडिया के लिए ओडीआई में करता है, टी20 में करता है, उतना अच्छा नहीं है। हालांकि पिछले साल फिर भी ठीक ठाक था, 32 का एवरेज था, 150 का स्ट्राइक रेट था शायद पिछले साल, लेकिन उसके पीछे आप जाओगे पिछले 6-7 साल में रोहित शर्मा का आईपीएल का एवरेज 25, 19, 20, 22 ऐसा रहा है, और स्ट्राइक रेट भी कभी कभी 130 के नीचे गया है। तो जो रोहित शर्मा इंडिया के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में करता है वो आईपीएल में पिछले कुछ सालों से रिप्लिकेट नहीं किया। इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, ये एक रीजन है। दूसरा, विल जैक्स और रोहित शर्मा को मैंने एक साथ बैटिंग करते हुए कभी नहीं देखा, दोनों एक साथ कभी बैटिंग किया नहीं। तो एक पार्टनरशिप में, नया ओपनिंग जोड़ी में रिलेशनशिप रहना, एक अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने नहीं देखा। तो मैंने इधर थोड़ा सा मार्क्स काटा। और फिर सूर्या का भी बैटिंग फॉर्म थोड़ा सा डीप हुआ है जब से वो इंडिया का कैप्टन बना है, इसलिए मैंने 1.5 मार्क काटा। आप सोचो 3 वीकनेसेस कह के भी फिर भी मैंने इनको 8.5 दिया। आप सोचो बैटिंग का क्या क्वालिटी है इनके पास। फिर उनके मिडिल ओवर्स बैटिंग के बारे में बात करते हैं। मिडिल ओवर्स पे इनके पास बैट्समैन है तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, नमन धीर और हार्दिक पांड्या। तिलक वर्मा इज इन आउटस्टैंडिंग फॉर्म, उसको उसका लिमिटेशंस पता है, उसी लिमिट में रह के वो अपना बैटिंग करता है, ब्रिलियंट बैटिंग करता है। नमन धीर अनदर एक्साइटिंग टैलेंट टू लुक आउट फॉर, रिस्ट में बहुत पावर है, किसी भी बॉल को अपने पावर से बाउंड्री के बाहर भेज सकता है। हालांकि शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन एमआई ने उसको आरटीएम किया है। 177 का स्ट्राइक रेट था पिछले साल, टी20 में 155 का स्ट्राइक रेट है। और अगर एमआई किसी को बैक कर रहा है तो देन ही इज ए सीरियस टैलेंट। फिर उनके पास सूर्य कुमार यादव है मिडिल ओवर पे। सूर्य के बारे में कह सकते हैं हम कि अभी फॉर्म थोड़ा डीप हुआ है, लेकिन फिर भी है तो सूर्य कुमार यादव ही। और हार्दिक पांड्या, जितना कम बोलूं उतना बेटर है। इस मिडिल ओवर बैटिंग को मैं 9 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैटिंग इनके पास। फिर उनके पास फिनिशर्स है हार्दिक पांड्या, रॉबिन मींस और सेंटर। तो इनके डेथ ओवर बैटिंग को मैं 7.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। एक, हालांकि रॉबिन मींस को झारखंड का क्रिस गेल कहा जाता है, लेकिन बड़े स्टेज पे क्या करेगा वो किसी को नहीं पता है। ठीक है, टैलेंट है, लेकिन हमने देखा नहीं, अभी हमें पता नहीं है, तो वो एक अनसर्टेन है। मिचेल सेंटनर, उसको इनिंग्स बिल्ड करना आता है, लेकिन लास्ट के 2 ओवर पे जितना पावर चाहिए, क्या उतना पावर गेम मिचेल सेंटर के पास है? नहीं है। तो मैंने 7.5 कंप्लीटली हार्दिक के ऊपर दिया है। इधर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम मुझे नजर आता है कि जो सर्टिफाइड फिनिशर है, जो पावर हिटर है, हार्दिक को कोई नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हो सकता है कि जो मिडिल ऑर्डर की बैटिंग है, उनका जो बैट्समैन है, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो नमन धीर हो, चाहे वो सूर्या हो, थोड़ा लंबा इनिंग्स खेल सकता है कि एंड तक हार्दिक का साथ दे तो शायद कवर अप हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा एक चीज है कि उन्होंने एक फिनिशर पे इन्वेस्ट किया है जो एमआई एमिरेट्स के लिए खेलते हैं, न्यूजीलैंड के बेवन जेकब्स। 148 का स्ट्राइक रेट टी20 में। हो सकता है कि शुरू की मैचेस पे इसी टीम के साथ जाएगा, अगर उनको लगता है कि जिस तरीके से हम स्टार्ट दे रहे हैं उस तरीके से मैच फिनिश नहीं हो रहा है, थोड़ा और ज्यादा टोटल होना चाहिए था, तो शायद बेवन जेकब का इंक्लूजन उधर जाके होगा। ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि स्टार्ट बहुत अच्छा जा रहा है, मिडल अच्छा जा रहा है, लेकिन फिनिश उस तरीके से नहीं कर पा रहे, तो शायद बेवन जेकब इस प्लेइंग इलेवन में आ जाएगा मुजीब की जगह, है ना। दूसरा एक चीज बहुत लोग ये है, क्या विल जैक्स फिनिश एज ए फिनिशर का रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि टीम डेविड को जाने दिया, उस पैसे से विल जैक्स को लिया, तो एक डाउट है। मैंने अभी तक जिंदगी में विल जैक्स को नंबर 3 के नीचे बैटिंग करते हुए नहीं देखा, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि विल जैक्स एज ए फिनिशर का रोल प्ले करेगा। अगर आप उनको फोर्सफुली भेज भी रहे हो, मुझे डाउट है कि कितना अच्छा करेगा, शुरू में आएगा वही बेटर है आपके लिए, है ना। तो मैं इस फिनिश उनकी जो पावर डेथ ओवर बैटिंग है उसको मैं 7.5 देना चाहूंगा। अब आते हैं इनकी पावर प्ले बॉलिंग पे। एक एंड से दीपक चाहर, दूसरे एंड से ट्रेंट बोल्ट, मतलब दो बेस्ट न्यू बॉल बॉलर इनके पास। अगर मैं स्टेट्स देखूं आईपीएल की हिस्ट्री में, पावर प्ले में जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिया वो है भुवनेश्वर कुमार, 74 विकेट्स इन 173 इनिंग्स। 173 इनिंग्स पे 74 विकेट लिए है भुवनेश्वर कुमार ने पावर प्ले में, जो हाईएस्ट आईपीएल में। लेकिन ट्रेंट बोल्ट ने लिया है 63 विकेट्स इन 103 इनिंग्स, 63 विकेट्स पावर प्ले में। दीपक चाहर का तो और भी खतरनाक, 60 विकेट्स इन 81 इनिंग्स। दीपक चाहर ने अभी तक 81 मैचेस से खेला है आईपीएल में, 81 इनिंग्स पे बॉलिंग किया है, जिसमें वो टोटल 77 विकेट लिए, जिसमें से 60 विकेट उसने पावर प्ले में लिया है। अनबिलीवेबल रिकॉर्ड है। आपके पास दो बेस्ट न्यू बॉल बॉलर आईपीएल की हिस्ट्री में आपके साथ है। मतलब जिस दिन स्विंग मिलेगा 3 ओवर दीपक चाहर के एक एंड से, 3 ओवर ट्रेंट बोल्ट का, ओपोनेंट खत्म, सच में खत्म। वो फुटबॉल वाला स्कोर आपको दिखेगा दोनों तरफ से। और अगर इसमें 1 ओवर बुमराह का भी ऐड कर सकते हो पावर प्ले में, कि 1 ओवर बुमराह को भी दे दी, खत्म चीज।
मैं इनके पावर प्ले बॉलिंग को 10 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा हूं। इनसे बेस्ट पावर प्ले बॉलिंग किसी और टीम के पास है ही नहीं, है ही नहीं, कोई आसपास भी नहीं है। स्टेट्स तो यही बोलता है ना। मैं बस उम्मीद कर रहा हूं कि जो हार्दिक पांड्या के इंस्टिंक्ट रहता है कि नया बॉल पहला ओवर में डाल देता हूं, इस पर वो थोड़ा खुद को कंट्रोल करे, थोड़ा रेसिस्ट करे अपने आप को, मिडिल ओवर पे वो आ सकता है ना। क्योंकि आपके पास अगर इतना क्वालिटी बॉलर्स है तो आप चाहोगे कि उनका बेस्ट पावर प्ले में निकल जाए, पावर प्ले के बाद उनका कुछ काम नहीं है ना। तो 10 आउट ऑफ 10। थोड़ा सा छोटा सा प्रॉब्लम है इधर, दीपक चाहर का एक इंजरी इशू रहता है। पिछले 3 साल में वो लगातार इंजर्ड था। 2022 पूरा सीजन नहीं खेला, 2023 में मैचेस मिस किया, 2024 में मैचेस मिस किया, और पिछले सीजन वो सेम दीपक चाहर लगा भी नहीं है ना। हमेशा थोड़ा हैमस्ट्रिंग पकड़ के दौड़ता है, एवरेज बढ़ गया था, इकोनॉमी बढ़ गया था, तो एक है प्रॉब्लम। अगर दीपक चाहर फिट रहा, रिदम अच्छा लगा, तो आपको डरना चाहिए, बैट्समैन को डरना चाहिए न्यू बॉल के साथ जो उनका बॉलिंग अटैक है। फिर मिडिल ओवर पे इनके पास बॉलर्स है, जसप्रीत बुमराह, मिचेल सेंटनर, हार्दिक पांड्या, मुजीब। फिर बोल्ट का हो सकता है एक ओवर, या फिर दीपक चाहर का एक ओवर। सेंटनर शायद अपने प्राइम में है, प्राइम पे है अभी। उसके जो बॉलिंग एक्शन है उससे पेस वेरिएशन का पता लगना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको पता नहीं लगेगा कौन सा 95 किलोमीटर पर आवर पे आया है, कौन सा 70 किलोमीटर पर आवर पे आया है ना। और लाइन और लेग उसका हमेशा से ही बेस्ट रहा है। तो सेंटर के 4 ओवर पे कितने रन आएगा, यू नेवर नो। ठीक है, बुमराह के बारे में बात करना बनता ही नहीं है ना, ही इज आउट ऑफ आवर लीग। फिर हार्दिक पांड्या, मुझीब, मुझीब इज अ गुड बॉलर, हार्दिक पांड्या भी अच्छा खासा स्लोअर वन बाउंसर डाल लेते हैं। फिर भी मैं इनके मिडिल ओवर बॉलिंग को 8.5 देना चाहूंगा आउट ऑफ 10, क्योंकि हार्दिक और मुझे थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव जा भी सकते हैं, है ना। बाकी दोनों तो मिडल ओवर्स की वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स है, सेंटर भी, और शायद सेंटर का बेस्ट निकल के आएगा इस ब्लैकबक सीजन में, है ना। क्योंकि जितने मैचेस उसने 4-5 साल में चेन्नई के लिए खेला है, हो सकता है एक सीजन में इतना इससे ज्यादा मैचेस खेल जाएगा इस साल। और फिर बुमराह भी। बट जो रियल प्रॉब्लम मुंबई का है वो स्टार्ट होगा डेथ बॉलिंग से। डेथ के 5 ओवर्स कौन डलेगा, आप मुझे बताओ। चलो बुमराह का 2, मैं मान के चल रहा हूँ बुमराह 2 ओवर मिडिल में डालेगा, 2 ओवर डेथ पे डालेगा। बुमराह का 2, बाकी 3 ओवर कौन डालेगा। चलो एक सेंटर, और 2 ओवर कौन डालेगा, एक हार्दिक, एक बोल्ट, या फिर दीपक चार। उधर ही मैच खत्म, उधर ही मैच खत्म। कि आपको जो 2 ओवर, 2 बुमराह एक सेंटर, ठीक है मान ले तो सेंटर डेथ पे एक ओवर अच्छा डाल दे, बाकी 2 ओवर में आप मार खाओगे। हार्दिक डेथ का अच्छा बॉलर नहीं है, ट्रेंट बोल्ट डेथ का अच्छा बॉलर नहीं है, दीपक चार डेथ का बहुत ही खराब बॉलर, बहुत ही खराब बॉलर। हार्दिक का लाइन बहुत ही प्रिडिक्टेबल है, वो डेथ पे स्लोअर बॉल डालेगा, लेंथ पे बॉल डालेगा। दीपक चार प्रिडिक्टेबल नकल बॉल डालेगा, या फिर वाइड यॉर्कर डालेगा, जो डालते हुए 4 फुल टॉस देगा ओवर में। और ट्रेंट बोल्ट के डेथ बॉलिंग पे कभी भी किसी को भरोसा नहीं था। इनफैक्ट संजू सैमसन ट्रेंट बोल्ट को डेथ ओवर पे बॉल भी नहीं देता। अगर ट्रेंट बोल्ट ने 3 ओवर शुरू में डाल दिया तो एक ओवर उसका बचा हुआ रखा, उसका 4 ओवर का कोटा कभी पूरा नहीं होता था, लेकिन डेथ पे उसको एक ओवर पे संजू नहीं देता था। तो ये प्रॉब्लम होगा। ये जो 2 ओवर आप डालोगे डेथ पे, हार्दिक, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चार में से कोई एक एक डालेगा, उसमें थोड़ा सा जो ओपोनेंट है वो रन के पीछे भाग सकता है। इधर एक प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इनके डेथ बॉलिंग को 7.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। 7.5 कंप्लीटली बिकॉज ऑफ जसप्रीत बुमराह स्किल्स। एक उनके पास वर्ल्ड का बेस्ट डेथ बॉलर जसप्रीत बुमराह, जिसके आसपास कोई नहीं। फिर जो बॉलर है वो बहुत ही, मतलब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन डेथ बॉलिंग में बहुत ही खराब बॉलर है इनके पास। अभी कुछ नया स्किल एक करके आए, कुछ प्रैक्टिस करके आए, वो अलग चीज है। आपने देखा होगा दीपक चार के हाथ से बॉल हमेशा निकलता है, नो निकलता है, वाइड निकलता है डेथ पे, वो बार बार नकल बॉल डालता है। हार्दिक स्लोअर लेंथ बॉल पे डालेगा, लेंथ जो, क्योंकि आशीष नेहरा के अंडर रहता है, आशीष नेहरा का एक ही रूल है, लेंथ बॉल डेथ पे। बहुत ही प्रिडिक्टेबल बॉलर्स, तो इधर मार खाएगा। तो इनके पास एक ही सॉल्यूशन है कि जसप्रीत बुमराह जो डेथ पे 2 ओवर डालेंगे, उधर ओपोनेंट की जो सेट बैट्समैन उनको आउट कर दे, है ना, तो बच जाएंगे लोग। या फिर जो मुंबई का पूरा बॉलिंग स्ट्रेटजी गेम प्लान रहेगा कि शुरू में अगर आपके पास 2 बेस्ट बॉलर है पावर प्ले का, आप जितना ज्यादा विकेट्स लोगे उतना आपके लिए बेटर है, 2-3। फिर मिडिल ओवर्स पे सेटनर बुमराह खत्म कर दो, डेथ तक ओपोनेंट के कोई सेट बैट्समैन को आने ही मत दो। ये एक सॉल्यूशन। बट दिस इज सम आउटस्टैंडिंग टीम। अगर आप प्लेइंग 11 देखो, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको डरना चाहिए। ओवरऑल अगर प्लेइंग 11 बैटिंग इतना स्ट्रांग, पेस बॉलिंग इतना स्ट्रांग, स्पिनर जो एक है बहुत ही क्वालिटी स्पिनर्स है उनके पास। आई मीन इट्स ब्रिलियंट ब्रिलियंट टीम। इधर और एक प्रॉब्लम जो है कि जसप्रीत बुमराह हो सकता है कि शुरू के कुछ मैचेस मिस करेंगे, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता, जो न्यूज आ रहा है, आई एम नॉट श्योर। अगर मिस कर जाता है तो जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस कौन करेगा, और डेथ पे बॉलिंग कौन करेगा, आप बताओ। ये एक प्रॉब्लम हो सकता है अगर शुरू के 1 हफ्ते में 2 मैचेस भी हो, 3 मैचेस भी हो, फिर भी आपको थोड़ा सा मतलब लॉस तो होगा। तो इसके लिए हमें एमआई का बेंच स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा कि एमआई के बेंच स्ट्रेंथ में क्या है,
क्या जसप्रीत बुमराह के आसपास का कोई रिप्लेसमेंट है? ऑब्वियस है कि बुमराह का रिप्लेसमेंट तो पूरे वर्ल्ड में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आसपास का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। क्या आपके पास मिचेल सेंटर का कोई रिप्लेसमेंट है? नहीं। क्या आपके पास दीपक चार का कोई रिप्लेसमेंट है? नहीं है। क्या आपके पास ट्रेंट बोल्ट का एक रिप्लेसमेंट है? है, रिच टॉपली। लेकिन आपको पता है बोल्ट और रिच टॉपली का क्वालिटी का क्या डिफरेंस है। फिर आपके पास क्या हार्दिक पांड्या का कोई रिप्लेसमेंट है? नहीं है। क्या कोई तिलक वर्मा का रिप्लेसमेंट है? नहीं है। बेंच स्ट्रेंथ इनका बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। एक राज बाबा है जो महाराष्ट्र का ही है, सीएसके के साथ था 2 या 3 साल, अच्छा है, बॉडी अच्छा है बहुत, उसका बॉडी फिटनेस बहुत अच्छा है। लेकिन हार्दिक को कहाँ से मैच करेगा वो? फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कहाँ से मैच करेगा? चलो एक कॉर्बिन बॉश है वो अच्छा कर सकता है, लेकिन फिर ओवरसीज प्लेयर है, ठीक है। फिर एक बेवन जेकब्स है, ठीक है अच्छा कर सकते हैं, हमने मान लिया अच्छा कर सकता है। एक है, बाकी कौन है क्वालिटी बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं यार इनके पास। जो कल हमने बात की था केकेआर के बेंच स्ट्रेंथ के बारे में, मोइन अली, रोमन पावेल, नॉर्किया, क्विंटन डिकॉक, मयंक मार्कंडे, कोई भी टीम के प्लेइंग 11 में एंट्री ले सकते हैं लोग, है ना। आप देखो पिछले साल तक सब प्लेइंग 11, मयंक मार्कंडे एसआरएच के हर एक मैच, एसआरएच के हर एक मैच खेला है। मोइन अली सीएस के लिए 7-8 मैच खेला है। रोमन पावेल आरआर के लिए हर एक मैच खेला है। नॉर्किया दिल्ली के लिए बहुत सारे मैचेस खेला है। डिकॉक एलएनजी के लिए बहुत सारे मैचेस खेला है। तो प्लेइंग 11 के प्लेयर्स अभी केकेआर के बेंच पे होंगे। तो इधर अगर जो बार केकेआर ने सेट किया उस हिसाब से बहुत नीचे, इसलिए मैं एमआई के बेंच स्ट्रेंथ को 5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। अगर कोई भी बड़ा प्लेयर एमआई से इंजर्ड होता है तो एमआई के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि बेंच स्ट्रेंथ बहुत ही खराब है। मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते कोई बाहर से आके बहुत अच्छा कर देगा इस टीम में। एक स्पेशल प्लेयर है जिसके बारे में मेंशन करता हूं, इनके पास बेंगलोर के कर्नाटक के लिए डोमेस्टिक खेलते हैं, और एक लेफ्टी विकेट कीपर बैट्समैन है सृजित कृष्णन। आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। टी20 में स्ट्राइक रेट 146 का, लिस्ट ए में स्ट्राइक रेट है 105 का। इस बार शायद मुश्ताक अली ट्रॉफी में स्ट्राइक रेट है 176 का, और जो विजय हजारे ट्रॉफी है, जो मतलब ओडीआई फॉर्मेट है, उस पे 111 का स्ट्राइक रेट, सोचो ओडीआई वाला फॉर्मेट पे 111 का स्ट्राइक रेट रहा है इस साल। आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। तो हो सकता है अगर रॉबिन मींस, वो भी लेफ्टी विकेट बैट्समैन है, सृजित कृष्णन भी लेफ्टी मिड ऑर्डर बैट्समैन, तो अगर एक विकेट कीपर लेफ्टी बैट्समैन रॉबिन मींस अच्छा नहीं करता है, तो आप सृजित कृष्ण की तरफ भी देख सकते हो। मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा टैलेंट है। रिसेंटली मैं मोइन अली का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, जहां पे मोइन अली कहता है कि इंडिया के पास बैटिंग डेप्थ इतना ज्यादा है कि अगर एक साथ आप 3 टीम बना के 3 देश के अगेंस्ट खिलाओगे, फिर भी इंडिया के बैट्समैन अच्छा कर जाएगा, क्योंकि बैटिंग टैलेंट ही इतने, और डोमेस्टिक सर्किट का इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो सृजित कृष्णन इज वन ऑफ देम, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन आई हैव सीन इन रिसेंट टाइम्स। जो एक इनिंग्स वो मुंबई के साथ खेला है विजय हजारे ट्रॉफी में, वाज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बैटिंग। तो थोड़ा नजर रखना पड़ेगा सृजित कृष्णन पे। एक वंस अगेन बेवन जेकब पे भी मुझे देखना है, अगर मौका मिले तो क्या करता है। बाकी बेन स्ट्रेंथ मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आया, आप लोग ऑब्वियसली इसको डिनाई कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।